हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि कोरोना की बीमारी को कैसे पहचानें और उसका इलाज कैसे करें, कब हॉस्पिटल लेके जाएं, सब कुछ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको फिर टेस्ट कराना ज़रूरी है। अब सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? सिम्टम्स आप सभी को पता होगा, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, कभी कभी हाई ग्रेड भी हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो सकता है, किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी हो सकती है, स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो इनमें से आपको कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हो सकता है दो चार सिम्टम्स हो सकता है एक ही सिम्टम हो सकता है सिर्फ हेडेक हो। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। अब नए स्ट्रेन्स आ गए हैं कोरोना के, तो आपको कोई भी सिम्टम्स इनमें से हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आता है तो आपको कोविड का टेस्ट कराना है। सबसे पहला स्टेप, कोविड का टेस्ट आप एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं या फिर आरटी-पीसीआर करा सकते हैं। एंटीजन टेस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है, 10-15 मिनट में ही टेस्ट हो जाता है, वेट नहीं करना पड़ता और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। आरटी-पीसीआर में आपको 2-3 दिन या 4 दिन भी लग सकता है, इसलिए आजकल लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है कि आपको लक्षण पहचानने। अगर कोई भी इसमें से सिम्टम्स आपको आता है तो तुरंत अपना एंटीजन टेस्ट कराइए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। दोस्तों, ट्रीटमेंट आपको पहले दिन से शुरू करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट में आपको करना क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको पैरासिटामॉल की टैबलेट लेनी है। पैरासिटामॉल आपका एंटीपायरेटिक होता है और एक वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब फीवर को कम करता है, साथ में आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से उसको कम करता है। तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। तो पैरासिटामॉल कितना लेना है? देखिए, अगर फ़ीवर कम आ रहा है, लो ग्रेड फ़ीवर है, 99-100 के बीच में है, तो आप फ़ीवर के लिए पैरासिटामॉल की जो टैबलेट है वो 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। या फिर अगर उससे ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है तो आप 650 मिलीग्राम की टैबलेट भी ले सकते हैं। डोलो 650 के नाम से आता है या क्रोसिन आता है। पैरासिटामॉल आप किसी भी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। वो पैरासिटामॉल की टैबलेट आप दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं फ़ीवर को कम करने के लिए। ऐसा नहीं करना है कि जब फ़ीवर आए तभी लेना है। आप शुरू में 3 टैबलेट या 4 टैबलेट भी फ़ीवर के लिए पैरासिटामॉल की ले सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप 4 ग्राम तक भी ले सकते हैं। अगर आप 650 मिलीग्राम की टैबलेट ले रहे हैं तो दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, जो मैक्सिमम डोज से भी कम है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आप 650 मिलीग्राम की पैरासिटामॉल की टैबलेट दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। अगर 3 बार में आपको आराम हो रहा है तो 3 बार ले लीजिए, या फिर 500 मिलीग्राम की 4 बार ले लीजिए। अगर लो ग्रेड है तो 3 बार ले लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना फ़ीवर आ रहा है और कितने टाइम तक लास्ट कर रहा है। अगर आपको हर 6 घंटे पे फ़ीवर आ रहा है तो हर 6 घंटे पे आप ले सकते हैं। अगर आपको 8-10 घंटे पे फ़ीवर आ रहा है तो आप दिन में 3 बार पैरासिटामॉल की टैबलेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो है पैरासिटामॉल ही है, जो आपको कोरोना में पहले दिन से लेनी है। हल्का भी फ़ीवर आए, पैरासिटामॉल की टैबलेट आपको शुरू कर देनी है। टेस्ट कराने के बाद आप टेस्ट ज़रूर कराइए। टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोरोना है, और फिर आप दूसरे लोगों को भी फैलाएंगे और कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी आपके पास तो सीरियसनेस नहीं होगा, आप ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। और जब आपकी कंडीशन सीरियस होगी, अगर आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो हॉस्पिटल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एंटीजन टेस्ट एटलीस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आरटी-पीसीआर करा सकते हैं तो वो भी ठीक है। अब दोस्तों, आपको उस समय कोई और दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की डोज दे रहे हैं 3 दिन के लिए, वो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। इसके साथ आप टैबलेट विटामिन सी का ले सकते हैं 500 मिलीग्राम, टैबलेट जिंक का ले सकते हैं 50 मिलीग्राम का। इसके अलावा आप एंटासिड ले सकते हैं, मतलब पेट में एसिडिटी होती है इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद, या फिर कोरोना वायरस भी एसिडिटी कराता है, तो उसके लिए आप एंटासिड ले सकते हैं। कैप्सूल आता है ओमेज के नाम से या पेंटोप्राजोल के नाम से, आप वो दवा कोई भी सुबह खाली पेट एक गोली ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग शुरू में ही टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का ले लेते हैं, तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम ओडी, मतलब दिन में एक बार, आप 3 दिन के लिए ले सकते हैं। या फिर आप टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन की 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार 5 दिन के लिए ले सकते हैं।
ये इसलिए देते हैं ताकि कोरोना वायरस से बॉडी जो कमज़ोर हुई है उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो जो सारी दवाइयाँ बताई ये सारी आप माइल्ड केस के लिए ले सकते हैं। इस समय आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर कितना है। आप दिन में 3 बार 4 बार अपना टेम्परेचर चेक कीजिए। 100 से ऊपर नहीं आना चाहिए। 100 से ऊपर आता है तो पैरासीटामोल की टैबलेट आप डोज बढ़ा सकते हैं। अगर आपका फीवर 103 या उससे ऊपर आता है तो फिर आप खुद से ट्रीटमेंट मत लीजिए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 103 से ऊपर अगर फीवर आता है तो इसका मतलब है कि लंग में या कहीं और बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा उसके लिए। अब मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपको चेक करना है हर 4-5 घंटे पे या 6 घंटे पे आपको अपना टेम्परेचर चेक करना है। सेकेंड चीज़ जो चेक करनी है वो है रेस्पिरेटरी रेट, मतलब जो सांस लेने की गति है वो चेक करना है। वो 24 से नीचे होना चाहिए। अगर सांस लेने की गति 24 से ज़्यादा है 1 मिनट में तो फिर वो खतरा है, मतलब माइल्ड से मॉडरेट केस में जा रहा है। देखिए, जो सांस लेने की गति है वो आप खुद से नहीं गिन सकते, क्योंकि खुद से आप गिनेंगे तो तेज़ तेज़ सांस ले लेंगे और फिर ज़्यादा आ जाएगा। जब आप सो रहे हों या जब आप रेस्ट कर रहे हो तो किसी और को बोल दीजिए कि आपको बिना बताए रेस्पिरेटरी रेट आपका चेक कर ले 1 मिनट के लिए। जो वो होगा वो नॉर्मल माना जाएगा। 24 से कम है तो घबराने की बात नहीं है। तो 2 चीज़ आपने चेक कर लिया, अपना रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लिया, आपने टेम्परेचर चेक कर लिया। अब तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है SpO2। SpO2 आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 चेक करने से 94 से अगर ऊपर आता है तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और 94 से ऊपर है SpO2 तो आप 6 मिनट वॉक करके अपना दोबारा SpO2 चेक कर सकते हैं। अगर वो SpO2 6 मिनट वॉक करने के बाद 5% से ज़्यादा गिर जाता है, जैसे पहले 95 था अब 90 हो गया या 89 हो गया, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको चलने के बाद 94, 95, 93 रहता है या उससे ऊपर रहता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप होम आइसोलेशन में ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो टेम्परेचर चेक कर लिया, रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लिया, SpO2 चेक कर लिया। अब आप पल्स रेट चेक कीजिए। अपना पल्स रेट आप खुद से चेक कर सकते हैं अंगूठे के नीचे यहाँ पे हाथ लगा के, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो उसमें भी पल्स रेट आ जाता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का 80, 90, 100, 110 आता है। तो देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर 100 या 110 से ऊपर आता है पल्स रेट तो वो नॉर्मली, अगर आपको फीवर आएगा तो पल्स रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी के हिसाब से आपके बॉडी का जो पल्स रेट है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा अपने आप पल्स रेट डाउन हो जाएगा, या फिर अगर आप रेस्ट करेंगे तो भी पल्स रेट डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली। अब मैं आता हूँ कि आपको ब्लड टेस्ट कब कराना है। तो देखिए, ब्लड टेस्ट में आप सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है CRP। अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, आपको अगर फीवर आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं दूसरे दिन भी, तो दूसरे दिन आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, CRP करा सकते हैं। दोस्तों, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा, अपना TLC काउंट पता चल जाएगा, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं ये पता चल जाता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो मतलब इन्फेक्शन है। साथ में आप CRP करा सकते हैं। CRP अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें बढ़ जाता है। या फिर ESR करा सकते हैं। ESR भी बढ़ जाता है अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो। कुछ लोग डी डाइमर, फेरेटिन, इंटरल्यूकिन ये सब कराते हैं। यूजुअली शुरू में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रहे हैं तीसरे चौथे दिन तो आप ये सारे टेस्ट भी करा सकते हैं। CRP, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, फेरेटिन और LDH, ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, यूजुअली इन्फ्लेमेशन बताते हैं कि बॉडी में कितना है, और ये सारे इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, फिर हम CRP जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। CRP हम हर दूसरे दिन करा के देखते हैं कि ये कम हो रहा है या और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर और ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है, माइल्ड से मॉडरेट में जा रहा है। तो हो सकता है आपका सैचुरेशन नॉर्मल हो सकता है आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो सकता है आपके सिम्टम्स पहले दिन जैसे ही हों, बढ़े ना, लेकिन CRP बढ़ता जा रहा है हर दूसरे दिन, तो हो सकता है कि बीमारी बढ़ रही है। अगर CRP बढ़ता है 2-3 दिन में और फिर घटने लगता है तो उससे पता लग जाता है कि इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हुआ था वो सेटल कर रहा है, अब बीमारी बढ़ नहीं रही है। इसलिए हर दूसरे या तीसरे दिन हम CRP करा के ये देखते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आपने इतने सारे टेस्ट करा लिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो साथ में ब्लड शुगर टेस्ट भी कराएं। दोस्तों, ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल मैंने बताया था,
उसके बाद मैंने बताया था आप एंटासिड ले सकते हैं, ओमिप्राज़ोल या रेबिप्राज़ोल, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फिर टैबलेट ले सकते हैं आइवरमेक्टिन का, विटामिन सी का, जिंक का। अब अगर आपको सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है या रेस्पिरेटरी रेट अगर आपका बढ़ रहा है तो आप स्टेरॉयड ले सकते हैं। स्टेरॉयड यूजुअली इनहेलेशनल स्टेरॉयड हम एडवाइस करते हैं अगर होम आइसोलेशन में पेशेंट है तो। इनहेलेशनल स्टेरॉयड इन्हेलर के फॉर्म में आता है, पंप के फॉर्म में आता है, उसमें ब्यूडेकॉट होता है, मतलब बुडेसोनाइड नाम से एक स्टेरॉयड होता है, वो होता है, वो आप पंप में डालकर पंप से ले सकते हैं। दोस्तों जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको हम स्टेरॉयड 5वें दिन या 6ठे दिन से टैबलेट के फॉर्म में भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टेरॉयड यूजुअली 20 मिलीग्राम की डोज़ आती है, तो 20 मिलीग्राम सुबह और 20 मिलीग्राम शाम को आप ले सकते हैं। वाइसोलॉन या प्रेडनिसोलॉन के नाम से आती है। ये स्टेरॉयड क्या करेगी, जो बॉडी में सूजन हो रहा है, जो बॉडी में वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको कम करने में मदद करेगी। तो शुरू में यूजुअली नहीं एडवाइस किया जाता है, लेकिन आप चौथे, पाँचवें, छठे दिन से स्टेरॉयड शुरू कर सकते हैं 20 मिलीग्राम सुबह शाम, और उसके बाद आप 5 दिन तक उसको कंटिन्यू कीजिए। फिर 5 दिन के बाद आप जो वाइसोलॉन है या प्रेडनिसोलॉन है उसकी 20 मिलीग्राम की जो टैबलेट है दिन में एक बार कर दीजिए 5 दिन के लिए, और फिर उसे बंद कर दीजिए। तो शुरू में 5 दिन तक हमें 20 मिलीग्राम की सुबह शाम डोज लेनी है, फिर अगले 5 दिन के लिए हमें 20 मिलीग्राम की डोज दिन में एक बार लेनी है, फिर उसके बाद हमें बंद करना है स्टेरॉयड को। दोस्तों साथ में जो आप एजिथ्रोमाइसिन ले रहे थे, डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे थे, विटामिन सी ले रहे थे, जिंक ले रहे थे, उसका मैं बता देता हूँ 5 से 10 दिन या उसके आगे क्या करना है। तो एजिथ्रोमाइसिन तो 3 दिन के लिए लेना था, डॉक्सीसाइक्लिन 5 दिन के लिए लेना था। दोनों साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक ले सकते हैं। विटामिन सी और जिंक आप लगातार एक आध महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, और आइवरमेक्टिन भी आपको 3 दिन ही लेनी थी, उसके आगे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 5 दिन के बाद आपको क्या कंटिन्यू करना है, आपको स्टेरॉयड कंटिन्यू करना है, विटामिन सी और जिंक कंटिन्यू करना है, पैरासीटामोल की टैबलेट आपको लेनी है अगर फीवर आता है तो, और 2-4 दिन अगर फीवर नहीं आता है तो उसके बाद बंद भी कर सकते हैं लेके। फिर आपको एंटासिड लेना है, रेबिप्राज़ोल या ओमिप्राज़ोल, सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ। तो ये कंटिन्यू आपको नेक्स्ट 5 दिन के लिए करना है। उसके बाद दोस्तों फीवर और सबसाइड कर जाता है, जब 10वां दिन कंप्लीट होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं। तो 10 दिन के बाद आप जो स्टेरॉयड था प्रेडनिसोलॉन वो 20 मिलीग्राम दिन में एक बार कर दीजिए। पैरासीटामोल की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसे बंद कर सकते हैं। विटामिन सी जिंक चलेगा, एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। उसके बाद आप साथ में एंटासिड ले सकते हैं, रेबिप्राज़ोल या ओमिप्राज़ोल, सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट आप होम आइसोलेशन में खुद से ले सकते हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट में आपको हमेशा अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, पल्स रेट चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, और अगर डायबिटिक हैं तो शुगर चेक करना है। शुगर आपको ज़रूर चेक करना है अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि स्टेरॉयड लेने की वजह से भी शुगर बढ़ जाता है। तो दिन में 1 या 2 बार ज़रूर शुगर अपना चेक करें अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अब दोस्तों कुछ लोगों को खांसी होती है, तो खांसी के लिए आप कोडीन के सिरप आते हैं वो ले सकते हैं। कोडीन का सिरप से यूजुअली नींद आती है, तो रात को सोते समय आप 1 ढक्कन इसका ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कफ ज़्यादा बन रहा है, तो आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। या फिर एंटी एलर्जिक दवा आती है, मॉन्टेल्यूकास्ट एंड लिवोसिट्राजिन की टैबलेट आती है, जिसका 1 टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं। इससे भी थोड़ी नींद आती है तो आप रात को ही प्रेफर करिए इसे लेना, इससे कफ सप्रेस हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका SpO2 लेवल 93 से नीचे जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, खांसी बहुत ज़्यादा उठता है जो बंद नहीं होता सिरप से और टैबलेट से, टेम्परेचर 103 से ऊपर चला जाता है, पल्स रेट 120-130 हो जाता है, या फिर अगर आपको सांस नहीं आता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, बोलते बोलते आप हाँफने लग रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो रही है, इसका मतलब है माइल्ड से मॉडरेट की तरफ डिजीज़ जा रही है आपकी। आपको उस समय ये सारे प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ऑक्सीजन थेरेपी लेनी शुरू कर देनी चाहिए, और अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को तो आप तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट होकर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों माइल्ड से मॉडरेट में हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो स्टेरॉयड हम टैबलेट के फॉर्म में दे रहे थे उसे इंजेक्शंस के फॉर्म में देना पड़ता है। इन्फेक्शंस बॉडी में बढ़ने लगते हैं, इस वजह से जो टैबलेट हम एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन का दिए थे उसका हमें डोज भी बढ़ाना पड़ता है, और दवा भी चेंज करनी पड़ती है, और इंजेक्शंस के फॉर्म में देने पड़ते हैं। और साथ में हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में, क्योंकि जब माइल्ड से मॉडरेट डिजीज़ होती है तो खून के थक्के भी बनने लगते हैं ब्लड वेसल्स में,
तो उन ब्लड वेसल्स में खून के थक्के ना बने, इस वजह से हमें हेपेरिन देना पड़ता है इंजेक्शंस के फॉर्म में। साथ में ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो ये सारा ट्रीटमेंट आप खुद से घर पे नहीं ले पाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ता है। टैबलेट से हम इंजेक्शंस पे आ जाते हैं और ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आपको तकलीफ़ हो, जितनी तकलीफ़ मैंने बताई, अगर वो सब शुरू हो जाए तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। मेडिसिन्स जो मैंने आपको बताई वो क्लियर हुआ होगा। अगर अब भी कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।